Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to current issues in environmental science, environmental engineering, environmental domain। और ये है आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीट्स आई हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का इंटरव्यूज़ आया है और उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फ्रेंड्स, एक तो आपका अपना नॉलेज जो आप रिटन एग्ज़ाम दे के आए हैं वो तो आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ में गुजरात स्टेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और साथ में करंट में क्या पूछा जा सकता है एनवायरनमेंट से। मेरा ये वीडियो पढ़ाने का वीडियो नहीं है क्योंकि सेल्फ एक्सप्लानेटरी है। ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, यूरोपीडिया पैनल पे पड़ा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना। इस डॉक्यूमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो चलती रहती हैं, जैसे अर्थ समिट से स्टार्ट हुआ 1992 रियो डी जेनेरो, फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो एजेंडा 2030 हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल हैं उनको मीट करने से रिलेटेड है। फिर उन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए मॉनिटरिंग नीति आयोग इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड इंडेक्स निकालता है। और फिर गुजरात का है इंटरव्यू, तो गुजरात स्टेट ने क्या सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या काम किए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर मैं एंड में आपको मैं गुजरात स्टेट की जो इनिशिएटिव्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी की डोमेन में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, गुजरात स्टेट ने क्या क्या काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। फिर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी, सोलर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो इसी के लिए आप ये डॉक्यूमेंट ले लें और मैं 100 टॉपिक आपको दे रहा हूँ जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। अभी ये मैं सारे टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूँ बिकॉज ये आपके रिटन एग्जाम के सिलेबस का पार्ट थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आप पढ़ के जाने हैं। तो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। अर्थ समिट जो 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ, उसमें एजेंडा 21 था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करवाता है वो आपको पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो 2070 तक इंडिया अचीव करेगा, वर्ल्ड 2050 तक अचीव करेगा। और ये बात प्रधानमंत्री जी जब 2021 में कोविड के टाइम पे ग्लासगो यूके में गए थे, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 चल रहा था, तो वहाँ पे ये बोला था कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो अचीव करेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। नेट जीरो एमिशन होता क्या है, फिर कुछ इन्वायरमेंट एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। कुछ अगर बीच में से पूछ ले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी से क्या समझते हो, ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस करती हैं, कौन कौन सी गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्लोबल बॉयलिंग, यूनाइटेड नेशन ने एक कंसेप्ट निकाला था कि वार्मिंग तो पुराना हो गया, ग्लोबल वार्मिंग तो छोड़ो, ग्लोबल बॉयलिंग चल रहा है। तो फिर उसके बाद वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट, RRR सर्कुलर इकोनॉमी, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। ई वेस्ट क्या है, भारत स्टेज BS6 नॉर्म्स हमने कब से अडॉप्ट किए हैं और BS6 नॉर्म्स क्या है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑब्वियसली वो आपसे पूछ लेता है कुछ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपडेट क्या है लेटेस्ट। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी हम कवर करेंगे। ये टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कार्बन फुटप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। फिर बायोफ्यूल्स का क्या लॉजिक है, आजकल हम इथेनॉल E20 की बात कर रहे हैं, नीचे कवर किया हुआ है। मीथेनॉल, इथेनॉल क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा है कि इथेनॉल जो है वो इंजन को ख़राब कर रहा है, लेकिन इथेनॉल जिस पर्पज़ के लिए उतारा गया था कि इससे फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाएगी, वो इवेंचुअली हुई नहीं है अभी तक। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम क्या है, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर बहुत बात चल रही है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किसको बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन वेट लैंड से रिलेटेड है। तो ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका आपको एक एक लाइन का भी अगर आंसर पता है तो आप इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं। ये लाइफ के बारे में मैंने नीचे बात किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये लेटेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने और नीति आयोग का भी एक ये मेन आपका प्रोजेक्ट है। सो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, फिर ये कुछ आपके नेशनल मिशंस क्या क्या हैं, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम क्या है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे।
दो क्वेश्चंस आएंगे और दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू। फिर दिस गृह रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गृह रेटिंग भी आपको करना है। अब ये 3 मेन आपको जिनका पता होना चाहिए, ये स्टार्टिंग थी रियो डी जेनेरो अर्थ समिट बोलते हैं, जहाँ से सारा एनवायरनमेंट की बात जहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बोला गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम करना है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, और उनको टारगेट दे दिए गए थे। तीसरा पेरिस का जो था, पेरिस एग्रीमेंट, और पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है, जो अब 2030 तक चल रहा है। जो पेरिस एग्रीमेंट है 2030 तक की आपको बेसिकली इसको अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये अभी भी चल रहा है। अब अर्थ समिट और उसमें क्या क्या हुआ था थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अर्थ समिट पहली स्टार्टिंग थी, और उसमें हमने एजेंडा 21 की बात की थी, रियो डी जेनेरो की कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल जो हमारे वेपन बायोलॉजिकल जो हमारी ट्रीटी थी उसको साइन किया था, CBD को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की थी। तो ये सारा का सारा एजेंडा 21 था। तो एजेंडा 21 है क्या और उसके बारे में तो ये मैंने आपको सारा दिया हुआ फ्रेंड्स। अब ये पढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको 21 को आप एक बार देख लेना। और अर्थ समिट में ही ये एजेंडा 21 आया था, जिसमें ये बताया गया था कि अब हमें इन 21st सेंचुरी, क्योंकि 21st सेंचुरी मतलब जो अब चल रही है 21st सेंचुरी है, तो ये 1992 की बात है जो 20th सेंचुरी थी। 20th सेंचुरी में ये एजेंडा बना था 21st सेंचुरी के लिए कि हम ऐसे अचीव करेंगे इसको। उसमें क्या एक्शन प्लान लिए गए थे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ये सारी बात हुई थी। ये कुछ उसके रिलेटेड पॉइंट हैं जो आप रिटन एग्जाम में पढ़ के आए हो, आपको वो करने हैं। और ये एजेंडा 21 जो था ये नॉन बाइंडिंग था, मतलब अर्थ समिट बोलते हैं इसको, कि सब लोगों को ये करने हैं, अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, दैट इज बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो बेसिकली अर्थ समिट रियो डी जेनेरो पे 1992 में हमने साइन की थी, और ये मार्च 1994 में आई थी। तो इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन बोलते हैं, मतलब हाँ, रियो डी जेनेरो में जो हमने एग्री किया उसके बेस पे ये ट्रीटी बना। फिर उसके बाद हम हर साल एक मीटिंग करवाते हैं, कंट्रीज़ का होता है, जिसको समिट बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं। तो अर्थ समिट हुआ, सारी कंट्रीज़ आई वहाँ पे, उसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना, जो इंटरनेशनल ट्रीटी सब लोगों ने एग्री की। फिर हर साल जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना, और ऑलमोस्ट हर कंट्रीज इसका पार्ट है। और नेशनली अब क्या बात होगी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, कि हर कंट्री अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको कितना टारगेट मीट करना है। इसको NDC बोलते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, बेसिकली कॉन्फ्रेंस मतलब पार्टीज़ या कंट्रीज़ हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ मिलके मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, 2, 3, अब 30th वगैरह चल रहा है। तो कौन सा चल रहा है वो भी आपको करंट में पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, मैंने आपको इसके बारे में बताया, और इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर लगाया गया था कि आपने मीट करना है टारगेट। फिर पेरिस एग्रीमेंट अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि इसका टारगेट मीट होना है 2030 तक। और फिर ये कन्वेंशन हर साल मीटिंग इसमें होती है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा इनपुट, तो ये आप देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल, अगर स्लाइड रोक के तो आपको पता लग जाएगा क्या है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसका सिग्निफिकेंस अब नहीं है अदर दैन के हिस्ट्री, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस अब नहीं है, ये बात खत्म हो चुकी है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो आपने एग्जाम के टाइम पे पढ़ी हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल का सारा अगेन स्लाइड रोक के अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज को हम रिड्यूस करना चाहते थे। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो इनको हम कंट्रोल करना चाहते थे, और हमने 5.2% रिड्यूस करना था कंपेयर टू जो भी हमारा एक टारगेट था। तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन ये था हमारा, हम ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ को टारगेट दिए थे, लेकिन ये मीट नहीं हुआ। फिर पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी सिग्निफिकेंट है, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 है, और 2015 में हुआ था। 2030 तक इसका हमने अचीव करना है। पेरिस एग्रीमेंट के सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इन एनी केस 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना है, और नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जैसे इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में तो हमने टारगेट दे दिए थे कंट्रीज़ को और वो मीट करने थे, लेकिन यहाँ पे टारगेट नहीं दिए हैं। यहाँ हर कंट्री अपने हिसाब से नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा, और नीति आयोग उसी को देखता है अलग अलग स्टेट्स में, कंट्री में, कि कितने हमने मीट किए हैं। तो ये बाइंडिंग नहीं है कंट्रीज़ के ऊपर,
तो पेरिस एग्रीमेंट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर फ्रेंड्स देखना, ये इंटरव्यू के पहले आपको पता होने चाहिए। अगेन ये सारा रिटन एग्जाम में करके आए हैं, मैं आपको आपके स्टडीज़ के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसमें स्लाइड्स आप रोक के देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। अच्छा, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप रट लो, लेकिन फिर भी अगर इसमें थोड़ा सा आप देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें 13 नंबर जो है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, जो एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है वो ये है नंबर 13। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 2021 में हुई थी, जिसमें नेट जीरो की बात की थी कि जितना कार्बन एमिट होगा उतना कार्बन को हम सिंक करेंगे, इसको नेट जीरो बोलते हैं। और एसिड रेन्स में जैसे NOx SOx हाइड्रो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड रेन होता है। और नीति आयोग एक इंडेक्स निकालता है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स बोलते हैं, और उसमें केरला सबसे टॉप पे है, बिहार उसमें कम नीचे लेवल पे चल रहा है। तो ये बेसिकली है। और गुजरात के क्योंकि आप जा रहे हैं तो गुजरात का स्कोर 64 है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अटेन कर लें। रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन, गुजरात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, आप गुजरात के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में गुजरात नंबर 1 स्टेट बन गया है। सोलर, विंड, इन सब को जोड़ दिया जाए तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उसमें गुजरात नंबर 1 पे है, और इतना इसने अचीव किया है, 35 गीगावाट अचीव कर लिया है। और टारगेट है कि 50% जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, और अपनी 22% जितनी भी एनर्जी है गुजरात वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेता है, और नंबर 1 स्टेट ये बन चुका है। ये पुराना मैप है जिसमें राजस्थान आगे दिख रहा है, लेकिन अब गुजरात नंबर 1 बन चुका है। और ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, तो सोलर में अभी भी राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को लगता है गुजरात नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि गुजरात में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और सोलर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड 100 गीगावाट सोलर एनर्जी अचीव करना चाहता है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जिसमें सोलर विंड सब होगा वो कच्छ में बनाया जा रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन में टारगेट जो रखा है 100 खवाड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो, और उसमें इंडिया ने 500 गीगावाट का टारगेट रखा है 2030 तक, और गुजरात ने 100 गीगावाट का रखा है। और गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें काफ़ी काम कर रहा है। तो ये नोडल एजेंसीज है गुजरात की जो रिन्यूएबल एनर्जी से डील करती हैं। खवाड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से रिलेटेड कुछ इनपुट, तो आप इनको पढ़ जरूर लेना, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। रूफ टॉप सोलर इनिशिएटिव्स एंड सब्सिडीज, और इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम जिसमें 40% रेजिडेंशियल रूफ टॉप के ऊपर सब्सिडी दी जाती है 40% तक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते गुजरात पिछले 10 साल से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट करवाता है, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ जो गुजरात की है उससे रिलेटेड, और आप इनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू में आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन गुजरात का पूछा जा सकता है। और धुलेरा गुजरात के अंदर टाटा ग्रुप पहला इंडिया का AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहा है। नीति आयोग क्या है इसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, और नीति आयोग ने मिशन लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, तो लाइफ क्या है आप जानते हैं, लाइफ क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बताया था कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो है प्रो क्लाइमेट होना चाहिए। तो सर्कुलर इकोनॉमी RRR, जो आप मतलब रीयूज़ करो अपना चीज़ों को, डिस्पोज यूज़ एंड थ्रो ना करो, उसको रिसाइकल करो, रीयूज़ करो, रिफर्बिश करो, तो ये है। P3 कम्युनिटी मतलब प्रो प्लैनेट पीपल, लोग ऐसे होने चाहिए कि जो प्रो प्लैनेट हों। ये लाइफ के कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स। अब मिथेनॉल इकोनॉमी 2000 हमने काफ़ी पहले इसको स्टार्ट किया था, प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया था मिथेनॉल कि ब्लेंडेड पेट्रोल बनाया जाए, लेकिन अब जो सस्टेनेबल जो मिथेनॉल है उसकी जगह अब हम इथेनॉल की बात करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है नीति आयोग का, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो E20 फ्यूल में 20% इथेनॉल है, 80% पेट्रोल होता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि हम इथेनॉल लेते कहाँ से हैं, बायोफ्यूल होता है, इथेनॉल कहाँ से लेते हैं, और क्या गवर्नमेंट की स्कीम थी। तो इथेनॉल प्लांट बेसिकली 25-26 में पूरे कंट्री में इथेनॉल लगा दिया जाएगा। ये इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है। 2023 में कुछ सिटीज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है वाटर से, और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एनर्जी आती है वो सोलर एनर्जी होती है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस की जाती है उसका यहाँ पे दे रखा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी लो, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, फिर हाइड्रोजन को स्टोर करो, फिर उसको यूज़ करो। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ये इंडिया का इनिशिएटिव है, और अगेन
ये बेसिकली इंडिया ने इसको, गुरुग्राम में इसका हेड ऑफिस है, और ये इंडिया सोलर एनर्जी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत सी कंट्रीज़ को लीड कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ करंट इश्यूज़ हैं जो आपको, मेरे को लगता है, करने चाहिए फॉर योर इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर इन गुजरात। तो तैयारी करो, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप ये पढ़ोगे इस डॉक्यूमेंट को तो आपका नॉलेज इंटरव्यू के लिए जितना चाहिए, दैट आई थिंक विल हेल्प यू। थैंक यू।